मित्रों, आज हमारा ये एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक अपने बहुत पसंदीदा कार्य जिसे कहते हैं जिसे मैं कह सकती हूँ कि साहित्यिक कला या कौशल के बारे में मैंने जिन अतिथि को बुलाया है वो है अनिल जन्मेजय जी। अनिल जन्मेजय जी, जी, नमस्कार। अ, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आप हुँ, एक अध्यापक भी हैं और एक कवि भी थे। मैंने आपकी कविताएं बहुत पढ़ी हैं शुरू में। आपकी कविताएं जब भोपाल से आती थी, और बाद में भी फिर मैंने आपके अनुवाद भी पढ़े। और आप अनुवाद कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप एक कार्यशाला जैसी चलती है, अनुवाद कार्यशाला, उसके मेरे पास में आते हैं जीमेल से, और उसमें आप बहुत सी समस्याओं के समाधान भी करते हैं जो नए अनुवादक हैं। उसको मैंने कई बार देखा है कि आप क्या बोल रहे हैं, कभी कोई खास चीज आती है, सवाल आता है, तो आप उसका जवाब देते हैं। तो और आप अध्यापक हैं इतने सालों से। आप रूस में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, अनुवाद भी पढ़ा रहे हैं। और आप शायद उन बेहद सक्रिय लोगों में से है जो इंटरनेट पे बहुत पहले से सक्रिय थे। यानी फेसबुक वगैरह आने से बहुत पहले से मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि आपसे जो संवाद है जी, वो केवल ठीक कह रही हैं। अ, हाँ, इंटरनेट से ही होता था। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जो अनुवाद की कला है, कौशल है, और आप किस तरह से करते हैं, और एक अनुवादक को किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए, जिससे ये पता पड़ेगा कि जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सीखना चाहना भी अपमान की बात होती है, सब लोग सीख कर ही आते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप उनके बारे में बताइए। शुक्रिया। जी, नमस्कार सभी को, जो लोग उपस्थित हैं या जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अनुवाद कोई आदमी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। अनुवाद अपने आप नहीं आता है। अनुवाद जो है, वो धीरे-धीरे, करते-करते अनुवाद करना आता है। मैंने देखिए कैसे अनुवाद करना शुरू किया। मैं उस समय जनयुग नाम के एक अखबार में काम कर रहा था और अचानक एक दिन मुझे हमारे संपादक महोदय ने 8-10 फ़िलिस्तीनी कविताएँ दी और कहा कि कल सुबह इनका अनुवाद तैयार होना चाहिए अंग्रेज़ी में। तो मुझे तो अंग्रेज़ी आती नहीं थी। मैं थ्रू आउट हिंदी का पढ़ा हुआ, हिंदी से पढ़ा हुआ हिंदी का छात्र रहा हूँ, आप ये समझिए पूरी तरह से। मैं बहुत घबरा गया, मैंने कहा जी, मैंने कविताएँ पढ़ के देखी तो वो मुझे 2, 4, 5, 10 शब्द ही उसमें समझ में आ रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे अखबार में अकेले कवि तुम हो और तुम्हें ये फ़िलिस्तीनी कविताएँ अनुवाद करनी है। कल मुझे ये कविताएँ चाहिए सवेरे 10 बजे, ये काम तुम्हें करना है। तो मैं भिड़ गया। मैंने क्या किया कि एक-एक अंग्रेज़ी के एक-एक शब्द को, मेरे पास डिक्शनरी थी फादर कॉमिल बुल्के की, मैंने एक-एक शब्द उसका उसको डिक्शनरी में देखा और उसमें से जो ठीक शब्द हो सकता है, जो ठीक एप्रोप्रिएट शब्द हो सकता है, वो निकाला और
वो पूरी लाइन का समझिए अनुवाद करने के लिए मुझे वो 5-6 शब्द, 7 शब्द जो लाइन में थे वो जानने ज़रूरी थे। तो इस तरह से मैंने उन शब्दों को पढ़ा, उनका अर्थ समझा और मैंने शाब्दिक अनुवाद नहीं किया, बल्कि अर्थ का अनुवाद किया। तो अगले दिन सारी रात बैठ के मैंने वो 8-9 कविताएँ की। उसमें से कुछ कविताएँ तो आज भी मानक मानी जाती हैं और बार-बार लोग उनको प्रस्तुत करते हैं फ़ेसबुक पर और दूसरी जगहों पर। बार-बार छपती हैं वो कविताएँ, पहली बार किया हुआ अनुवाद की। तो मैंने वो अनुवाद जो है वो अगले दिन जब दिखाया, तो सब लोग मेरी तारीफ़ करने लगे, मेरी प्रशंसा करने लगे, "वाह-वाह! क्या अनुवाद है, वाह-वाह! क्या बात है।" मैं तो डर रहा था, मैं तो घबरा रहा था, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अंग्रेज़ी भाषा ना आते हुए मैंने वो अनुवाद किए थे। लेकिन जो प्रशंसा मुझे मिली, उस प्रशंसा ने मुझे अनुवाद करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया। अब मेरी ये हालत थी उस दिन के बाद कि मैं जहाँ जो शब्द देखता था, जो अंग्रेज़ी का वाक्य सुनता था, जो पढ़ता था, मैं उसका अपने ढंग से अनुवाद करने लगता था कि इसका तो ये अनुवाद होगा, इसका तो ये अनुवाद होगा। इस तरह से मैंने अनुवाद करना शुरू किया। उसके बाद मैंने रूसी सीखने के लिए जेएनयू में दाखिला लिया। तो रूसी भाषा ऐसी है कि रूसी भाषा में कही एक बात जाती है और जब हम उसे हिंदी में पेश करते हैं तो एकदम दूसरी बात होती है। हिंदी में वही चीज़ उन्हीं शब्दों में नहीं कही जा सकती जिन शब्दों में रूसी में कही जा रही है। शाब्दिक अनुवाद नहीं हो सकता। इसीलिए ज़्यादातर रूसी से अनुवाद नहीं हुआ है। रूसी साहित्य का जो अनुवाद भी हुआ है वो अंग्रेज़ी से हुआ है, रूसी से नहीं हुआ। हमारे पास भारत के पास रूसी जानने वाले विद्वान नहीं रहे हैं या जो रूसी जानने वाले विद्वान थे भी, वो हिंदी के जानकार नहीं थे। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। तो जो अनुवादक रूसी साहित्य के हिंदी में रहे हैं, बल्कि आज भी जो लोग हैं, चाहे वो बरयाम सिंह हों, चाहे हेमचंद्र पांडे हों, उनकी अपनी मातृभाषा हिंदी नहीं है। बरयाम जी की हिमाचली मातृभाषा है। हेमचंद पांडे जी की कुमाऊनी मातृभाषा है, जबकि सारी ज़िंदगी उन्होंने रूसी के साथ बिताई है। 16 साल की उम्र में वार्याम सिंह हिंदी पढ़ने के लिए गए थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके रूसी पढ़ने के लिए गए थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर रूसी पढ़ाई। रूसी से बहुत अच्छे अनुवाद भी किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं। लेकिन शुरू में उनको भी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने उस कौशल को अपनाया। उन्होंने रूसी के साथ-साथ हिंदी भी सीखी और रूसी से हिंदी में अनुवाद किए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अनुवाद बहुत खराब किए, रूसी से जो अनुवाद किए, जिनके पास भाषा ही नहीं है। मातृभाषा उनकी पंजाबी है, मातृभाषा कोई दूसरी है और उन्होंने अनुवाद किए हिंदी में। मैं ज़्यादा इस बात में नहीं पड़ूँगा कि किसने कैसे अनुवाद किए, किसके कैसे अनुवाद रहे, कौन खराब अनुवाद करता है, कौन अच्छे अनुवाद करता है। क्योंकि वो तो एक कौशल है मैंने आपको कहा, जो इस कौशल को सीख लेता है, उसके अनुवाद हमेशा अच्छे होते हैं। वो अगर भाषा को पकड़ लेता है, जिस भाषा से वो अनुवाद कर रहा है और जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है, उस भाषा को वो अच्छी तरह से जानता है, तो अनुवाद बहुत सहज सरल है। अनुवाद जो है वो शाब्दिक नहीं होता,
सबसे बड़ी बात ये है कि अनुवाद शब्द का नहीं होता, अनुवाद भाषा का भी नहीं होता। अनुवाद अर्थ का होता है, अर्थ का। जो अर्थ कवि ने या लेखक ने अपने कथन में, अपनी कहन में, अपनी कविता में, अपनी पंक्तियों में डाला है, हमें उन्हीं का, उन्हीं पंक्तियों का, उन्हीं कथन का, उसका अनुवाद करना है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देकर बात अपनी शुरू करता हूँ। फ़ेसबुक पर ही एक अनुवाद विमर्श नाम की एक साइट है या एक ब्लॉग है। तो उसमें अभी कल कल सुबह एक बहुत सक्रिय अनुवादक हैं, जो प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में, तो उन्होंने एक कविता का अनुवाद किया। उन्होंने वो आमतौर पर शाब्दिक अनुवाद करती हैं। यीट्स विलियम बटलर यीट्स की कविता थी द यंग मैन्स सॉन्ग। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं लूँगा, 4-5 पंक्तियाँ बस अनुवाद करूँगा। मतलब पहले मैं दिखाऊँगा कि उन्होंने जो अनुवाद किया है, वो कैसे किया है और मैंने कैसे किया है। बहुत युवा हूँ मैं, धीरे से कहा मैंने, एक युवक का गीत, द यंग मैन्स सॉन्ग। बहुत युवा हूँ मैं, धीरे से कहा मैंने, और फिर मैं वृद्ध हूँ काफ़ी। उछाला मैंने एक सिक्का परिणामतः, जानने के लिए कि कर सकता हूँ क्या मैं प्रेम। ये 4 पंक्तियाँ हैं। फिर आगे है, युवक जाओ और करो प्रेम, जाओ प्रेम करो, यदि हो वह स्त्री युवा और खूबसूरत। मैंने उसको कविता के निकट रहते हुए, मूल कविता के निकट रहते हुए, मैंने कोशिश की और 4-5 पंक्तियाँ तुरंत ही अनुवाद करके टिप्पणी में, उस अनुवाद के नीचे जो टिप्पणी फ़ेसबुक पर टिप्पणी देनी होती है, उस टिप्पणी में लगाई। तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं फुसफुसाया, पर उम्र काफ़ी है, फिर मन में यह आया। तो उन्होंने बहुत युवा हूँ मैं धीरे से कहा की जगह मैंने लिखा अभी बहुत छोटा हूँ, आई एम टू यंग एंड देन आई एम ओल्ड इनफ। लेकिन लेकिन उम्र तो मेरी काफ़ी हो गई है, फिर भी छोटा हूँ लेकिन उम्र फिर भी काफ़ी हो गई है, ये मतलब है इसका। तो उन्होंने अनुवाद किया है और फिर मैं वृद्ध हूँ काफ़ी। आई एम ओल्ड इनफ, ओल्ड का अनुवाद वृद्ध कर दिया, देखिए। ये है शाब्दिक अनुवाद। फिर wherefore I threw a penny to find out if I might love। उछाला मैंने एक सिक्का परिणामतः, जानने के लिए कि कर सकता हूँ क्या मैं प्रेम। अब इन 4 पंक्तियों का अनुवाद मैंने कैसे किया? अभी बहुत छोटा हूँ मैं, अपने में फुसफुसाया, पर उम्र काफ़ी है, फिर मन में यह आया, तब मैंने एक छोटा सिक्का हवा में उछाला, क्या प्यार कर सकता है यह मन मतवाला? तो इस तरह से मैंने पंक्तियों का जो पंक्तियाँ लिखी हैं कवि ने, उनका शाब्दिक अनुवाद नहीं किया, बल्कि उसमें जो अर्थ भरा गया है, उस अर्थ का अनुवाद किया। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात शायद अच्छी नहीं लगे कि जी मतवाला तो उसमें है ही नहीं, आपने मतवाला शब्द कहाँ से डाल दिया? तो मुझे तो अनुवाद, जैसे मैंने देखा कि वो लय में अनुवाद है, छंद में अनुवाद है, तो मैंने उस छंद में ही कोशिश की और अनुवाद पेश किया अपना। मतवाला शब्द
इसलिए आया क्योंकि उससे पहले एक छोटा सिक्का हवा में उछाला, क्या प्यार कर सकता है ये मन मत वाला? उछाला और मत वाला, दोनों की तुक मिल रही है, दोनों की धुन मिल रही है। बस इसीलिए उछाला के साथ-साथ मत वाला आया। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं वास्तव में अनुवाद कैसे करता हूँ। देखिए, कोई भी कविता अनुवाद करने से पहले या किसी भी कवि का अनुवाद शुरू करने से पहले, मैं उस कवि को या उसकी किताब को, उसकी कविताओं को कम से कम 15-20 बार पढ़ लेता हूँ, शुरू से आखिर तक। जिन दिनों मैं अनुवाद किसी कवि का करने के लिए तैयार होता हूँ, तो उन दिनों उसकी किताब, उसकी रचनाएँ हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मैं सफ़र कर रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, बस में जाने मेट्रो में जाने में 1 डेढ़ घंटा लगता है, तो मैं वो डेढ़ घंटा कविताएँ पढ़ता हुआ जाता हूँ। वापिस लौटता हूँ, फिर कविताएँ पढ़ता हुआ लौटता हूँ। 5-7 दिन, 8 दिन मैं उस कवि को पूरी तरह से पढ़ता हूँ, उसकी रचनाएँ पढ़ता हूँ। तो उनमें से मैं वो रचनाएँ चुन लेता हूँ, जिनका अनुवाद मुझे करना है, जो मुझे पसंद आती है। मैं 15-20 बार उस रचना को पढ़ता हूँ, जिस रचना का मैं अनुवाद करने जा रहा हूँ। मन ही मन उन पंक्तियों का अनुवाद भी सोचता हूँ, अनुवाद भी करता हूँ कि इस पंक्ति का अनुवाद ये हो सकता है, इस अ, स्टेंजे का अनुवाद ऐसे हो सकता है, इस पद्यांश का अनुवाद ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से मैं अनुवाद शुरू करता हूँ। अगर वो रचना पहले उन भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है, जो भाषाएँ मैं जानता हूँ, जैसे मैं हिंदी, रूसी और अंग्रेज़ी तो अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन पिछले 10-15 साल में मैंने स्पेनिश, स्पानी और फ्रेंच ये भाषाएँ भी सीख ली हैं। सीख ली हैं का मतलब अपने आप सीखी हैं, स्वाध्याय से सीखी हैं। मैंने कोई अध्यापक किसी अध्यापक से नहीं सीखी, पढ़कर, उनकी ग्रामर पढ़कर, उनके शब्द पढ़कर, किताबें पढ़कर मैंने वो भाषाएँ सीखी हैं। तो मैं इन भाषाओं में बोल नहीं सकता हूँ। मैं इन भाषाओं को सुनकर भी शायद पूरी तरह से नहीं बता पाऊँगा कि क्या कहा, क्योंकि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाओं का ऐसा है कि लिखा एक ढंग से जाता है और उच्चारण बिल्कुल दूसरा होता है, एकदम रूसी की तरह। रूसी भी ऐसे ही है कि लिखते एक स्पेलिंग एक होती है, लेकिन उच्चारण उस शब्द का बिल्कुल दूसरा होता है। हिंदी की तरह नहीं है कि हमने जो लिखा वही पढ़ा। तो मैं जो हूँ फ्रेंच और स्पेनिश जो है, वो सिर्फ़ पढ़ पाता हूँ और उसका मतलब समझ पाता हूँ। तो फ्रेंच और स्पेनिश में अगर कोई चीज़ अनुवाद मुझे मिल जाता है, उस रचना का मान लीजिए मैं अंग्रेज़ी की येट्स की कविता का अनुवाद करने जा रहा हूँ और येट्स की वो कविता जो है रूसी में अनुवाद हो चुकी है, फ्रेंच में अनुवाद हो चुकी है, स्पेनिश में अनुवाद हो चुकी है, तो मैं उस कविता को पहले इन तीनों अनुवादों में भी पढ़ लेता हूँ, मिला लेता हूँ। अंग्रेज़ी से फ्रेंच में कैसे अनुवाद किया, क्या उन्होंने बदला, क्या चीज़ नई जोड़ी। कई बार होता ये है कि कोई चीज़ अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कविता में, तो ये अनुवाद जब मैं पढ़ता हूँ, रूसी में, फ्रेंच में या स्पेनिश में या हिंदी में ही मान लीजिए किसी ने अनुवाद की है वो रचना, तो मुझे वो चीज़ समझ में आ जाती है, जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी उस कविता में। उसके बाद मैं जब इन रचनाओं को
विभिन्न भाषाओं में पढ़ लेता हूँ। मतलब फ्रेंच और स्पेनिश तो कच्ची-पक्की जैसी भी जानता हूँ। अंग्रेज़ी भी कच्ची-पक्की ही है। रूसी काफ़ी सुदृढ़ है। रूसी भाषा अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इन भाषाओं में सब में पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि उस रचना की, मूल रचना की भाषा शैली कैसी है और जो अनुवाद हुए हैं विभिन्न भाषाओं में, उन अनुवादकों ने क्या छूट ली है। उन अनुवादकों ने अ, क्या चीज़ अपनी तरफ से जोड़ दी है, जो उस कविता में है ही नहीं। उन अनुवादकों ने कैसे उसको उस भाषा में प्रस्तुत किया है, जो उनकी अपनी भाषा है जिसमें उसमें उन्होंने अनुवाद किया है। उसको उसकी शैली कैसे रखी है, क्या शैली रखी है, उसका प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया है, उसके लिए उन्होंने किस भाषा को चुना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मूल भाषा है, वो जैसे शेक्सपियर की भाषा है, 500 साल पुरानी, सोनेट का हम अनुवाद कर रहे हैं, 500 साल पुराने शेक्सपियर के किसी सोनेट का अनुवाद कर रहे हैं और आज की हिंदी में कर रहे हैं। तो हमें तो आज के पाठक के लिए अनुवाद करना है ना, तो हमें आज की भाषा चुननी होगी, जो आज भाषा, आज का जो पाठक है, आज का जो श्रोता है, आज जो भाषा बोली जा रही है, उसी भाषा में अनुवाद करना होगा। हमें ऐसा नहीं चुनना है कि 500 साल पहले अंग्रेजी में ऐसे कहते थे, तो 500 साल पहले हिंदी में कैसे कहते होंगे? तो भाषा और शैली जो है, वो भी अपने आप में महत्व रखती है। कई बार कुछ ऐसी रचनाएँ होती हैं, जो किसी विशेष वर्ग के पाठक को संबोधित करके कही गई गई होती हैं। जैसे उम, मज़दूरों के लिए कुछ कविताएँ, मज़दूरों के लिए लिखी गई हैं, वो मज़दूरों को संबोधित कर रही हैं। तो उनकी उनका अनुवाद हिंदी में ऐसा होना चाहिए कि वो मज़दूर उसको समझ सकें। अगर हम अबोध भाषा में, जो भाषा समझ में नहीं आ रही है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कविता का अनुवाद किया था, जिसमें स्तन स्तन आ रहा था कि तुम्हारे स्तन बहुत बड़े-बड़े हैं। उस कविता में मैंने पीन पयोधर अनुवाद कर दिया था। वो कविता ऐसी थी, प्रेम कविता थी, तो पीन पयोधर अनुवाद तो कर दिया। लेकिन अगर किसी मज़दूर के लिए स्तन शब्द आ रहा है और मैं वहाँ पीन पयोधर अनुवाद कर दूँगा, तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये पीन पयोधर क्या चीज़ है। माँ के पीन पयोधर क्या है? कुछ वो तो हिंदी वाले, अच्छी हिंदी जानने वाले लोग ही इस चीज़ को समझ पाएँगे कि पीन पयोधर क्या है। तो वहाँ तो हमें माँ के दूध हम कह सकते हैं। दूध हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है, उसमें कहा जाता है कि भैया दूध पिला दो, उसके दूध बड़े-बड़े हैं। ये आम तौर पर जो निम्न वर्ग की भाषा है, वो लोग इसी तरह से बोलते हैं। और अगर हमें उनके लिए कविता का अनुवाद करना है, उनके लिए किसी चीज़ का अनुवाद करना है, तो उन्हीं की भाषा में करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि जो हमारे मन में आया हमने वो अनुवाद कर दिया। मैंने बहुत लोगों के अनुवाद पढ़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अनुवाद कैसे करते हैं? गद्य का अनुवाद तो बेहद खराब होता है, निकृष्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो अनुवाद होता है। अगर कोई वाक्य बोला जा रहा है, अगर कोई बोलचाल की भाषा में कोई चीज़ चल रही है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अ, तुम्हारे नितंब बड़े-बड़े हैं और उन पर मैं एक लात मारूँगा तो तुम्हें दर्द होगा। ये एक नाटक है सार्त्र का, उसकी
भाषा है, जो अनुवाद हुआ था वो इसी तरह से हुआ था। तुम्हारे नितंब बड़े-बड़े हैं और उन पर लात मारूँगा तो मैंने अभी अपनी तरफ से जोड़ा है, लेकिन अगर आपस में बोलचाल की भाषा में बात हो रही है, तो हम नितंब शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात है। तुम्हारा पिछवाड़ा बहुत बड़ा है, तुम्हारा पिछवाड़ा बहुत अ, फूला हुआ है, बहुत कुछ इस तरह का कुछ ऐसा वाक्य होना चाहिए जो बोलचाल की भाषा का वाक्य हो, जिसको हम बोलचाल में कह सकें। ये एक सार्त्र के नाटक का एक वाक्य है जो मुझे अभी याद आ गया। मैंने पढ़ा था 15 साल पहले करीब, सार्त्र पर एक विशेषांक निकाल रहे थे, उसके लिए अनुवाद हुआ था। तो भाषा का चयन जो है वो बेहद ज़रूरी है। बात हम गद्य की नहीं कर रहे, अनुवाद की रचना प्रक्रिया कि अनुवाद कैसे होना चाहिए, कविता का अनुवाद खासकर। हाँ, इस पर मुझसे बोलने के लिए कहा गया था, तो गद्य तो इसमें आ गया बातचीत करते-करते। तो हमें पाठक का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि पाठक कौन है, किस वर्ग का है या श्रोता कौन है, कौन हमारी रचना को पढ़ेगा, आप किसके लिए उस गीत का अनुवाद करने जा रहे हैं या उस रचना का अनुवाद करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं भाषा काल पर ध्यान नहीं देता हूँ। मतलब शेक्सपियर अगर 500 साल पहले कोई चीज़ लिख रहे थे, तो उनकी भाषा को हम नहीं उतार सकते हैं हिंदी में। हमारे यहाँ भी 500 साल पहले हिंदी बोली जाती थी, हिंदी थी, हिंदी नहीं थी तो अन्य भारतीय भाषाएँ थी, भोजपुरी थी, अवधी थी या और दूसरी भाषाएँ थी, बुंदेली थी, रोहेलखंडी थी, खैर लेकिन हम उस भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते हैं शेक्सपियर का अगर आज अनुवाद कर रहे हैं। क्योंकि हम समकालीन पाठक के लिए, आज के पाठक के लिए शेक्सपियर की उस रचना का अनुवाद कर रहे हैं। आज का पाठक जो बोलता है, जो समझता है, उसी भाषा में अनुवाद करता है। भाषा जो है, भाषा और भाषा शैली ये अनुवाद के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अनुवादक को हमेशा अगर मान लीजिए मैं कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट का अनुवाद कर रहा हूँ, किसी दस्तावेज़ का अनुवाद कर रहा हूँ, तो मुझे ऑफ़िशियल भाषा ही चुननी होगी। अगर मैं किसी राजनयिक दस्तावेज़ का अनुवाद कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आने वाली राजनयिक भाषा चुननी होगी। समझ में आने वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो दस्तावेज़ों का अनुवाद होता है, वो समझ में आने वाली भाषा में नहीं होता है। वो कुछ भी मक्खी पर मक्खी बैठा देते हैं, शाब्दिक अनुवाद कर देते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि क्या है। पिछले दिनों मैंने निर्मला जैन जी की एक किताब जो लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान की किताब थी, वो देखी। वाणी प्रकाशन से छपी है। मैं किताब देखकर अपना माथा पीट लिया, सिर पीट लिया कि अरे! इतनी बड़ी प्रोफ़ेसर हैं, इतना अच्छा भाषा उनके पास है अपनी हिंदी और ये अनुवाद किया है। उन्होंने अगर जो मूल किताब जिससे अनुवाद किया था, मैं समझता हूँ कि अ, भाषा विज्ञान की अपनी अपनी भाषा है। भाषा विज्ञान के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। लेकिन जब हम अनुवाद करेंगे, तो उन पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल हम हिंदी में तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हिंदी वाले उस भाषा उसको नहीं जानते हैं।
उन्होंने अपने हिसाब से कुछ शब्द बना लिए अपने हिसाब से कि अगर अंग्रेजी में इस तरह से कहा है तो हिंदी में ये शब्द होना चाहिए पारिभाषिक। और उस भाषा विज्ञान की किताब का अनुवाद कर दिया। मैंने 2 एक भाषा विज्ञान के ही जो हिंदी के अध्यापक हैं उनको वो किताब दिखाई, तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने मुझे समझाई कि जी अनिल जी ये शब्द होता है, इसलिए इन्होंने इसका अनुवाद किया है, इसका इस तरह से ये ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो भी नहीं समझ पाए कि हिंदी में है क्या? उन्होंने कहा आप अंग्रेज़ी दिखाइए तो मैं बताऊँगा। आप अंग्रेज़ी दिखाइए तो मैं बताऊँगा कि ये क्या है। तो ऐसे अनुवाद का क्या फ़ायदा? ऐसे अनुवाद का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका छात्र जो आपके भाषा विज्ञान का छात्र है, वो छात्रों के लिए अनुवाद की गई किताब है। अगर वो उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो उसका अनुवाद का कोई फ़ायदा नहीं है। या अगर उसको उस किताब को पढ़ने से पहले पारिभाषिक शब्दों की पूरी डिक्शनरी जो आपने अंत में दे दी है, जिसमें 200-300 शब्द हैं, वो उसको पढ़ने पड़ेंगे या बार-बार कागज़ पलट कर देखना होगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उस अनुवाद का। कोई उसको पढ़ेगा नहीं, उस किताब को छात्र भी नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो अनुवाद हैं, वो अनुवाद बोझिल होते हैं, वो अनुवाद खराब होते हैं, वो अनुवाद पाठक के लिए नहीं होते, वो अनुवाद अनुवाद करने के लिए होते हैं, पैसा कमाने के लिए होते हैं। तो मैं देखिए। पहले मैंने अनुवाद आगे कैसे सीखा ये भी बात है। मैं जब 1982 में रूस आया, तो रूस में मुझे आते ही 1 महीने बाद ही रेडियो रूस में नौकरी मिल गई। और रेडियो रूस ने किया यहाँ होता क्या था कि आपको बैठा देते थे और आपके हाथ में टेक्स्ट दे देते थे कि ये टेक्स्ट आपको पेश करना है, प्रस्तुत करना है। आप अपने आप भाषा को समझिए और अपने ढंग से इस टेक्स्ट को पेश कीजिए। तो मैं जो हूँ, मैं ज़बरदस्ती मतलब अनुवाद करवाने वाली बात जो है मुझसे ये किया जाता था कि अनुवाद कीजिए। मैं दिन भर में पहले शुरू में 2-3 पन्ने अनुवाद करता था और आखिर में स्थिति ये हो गई थी कि मैं 20-20 से 30-30 पन्ने एक दिन में अनुवाद करता था और वो प्रोग्राम जो है वो पेश करता था। तो अनुवाद करने से आता है, अनुवाद अनुभव से आता है। जैसे मुझे अ, फ़ौजी हथियारों का अनुवाद करने के लिए दिया गया। फ़ौजी हथियारों की अपनी भाषा है, उनका अपना अ, अपने शब्द हैं। तो शुरू में मुझे दिक्कत हुई। शुरू में 1 महीना मैंने बहुत मुश्किल से अनुवाद किए वो। लेकिन बाद में मुझे ये पता लग गया कि ये शब्द क्या है और इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने हिंदी की ऐसी शब्दावली बनाई जो समझ में आए, आम पाठक की समझ में आए, आम श्रोता की समझ में आए। और उस शब्दावली को लेकर फ़ौजी हथियारों का, फ़ौज से संबंधित चीज़ों का, फ़ौज से संबंधित बातों का अनुवाद करना शुरू कर दिया। आज मेरे लिए बहुत आसान है अगर मैं किसी हथियार का किसी हथियार के विभिन्न हिस्सों का, पार्ट्स का, हेलीकॉप्टर है, अब हेलीकॉप्टर का पंखा है, उस पंखे में भी और अलग-अलग कई तरह के पार्ट्स होते हैं।
तो उन सब पार्ट्स का अनुवाद करना कैसे किया जाए, ये मैंने सीखा। क्योंकि मेरे सिर के ऊपर डाल दिया गया कि ये आप ही को करना है और कोई करेगा नहीं, आपको करना है। और मुझे उस भाषा में अनुवाद करना था जो हमारे सैनिक हिंदी में जो हमारे जो सैनिक हैं जो आ रहे हैं रूस प्रशिक्षण लेने के लिए, उनकी वो चीज़ समझ में आए और उस चीज़ को स्वीकार किया गया, मेरे शब्दों का और मेरी बात को स्वीकार किया गया और अनुवाद जो है वो चल निकला। अभी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी सेना के लोगों को जिनको मैंने दिया है, वो शब्द मेरे। अब अनुवाद में मैंने जो चीज़ अब तक कही, वो यही कही कि सहज होना चाहिए, भाषा शैली सहज होनी चाहिए, उसकी उसका रूप बहुत सहज होना चाहिए। अनुवाद कविता का जब अनुवाद करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कविता लयबद्ध है, कविता में कोई तुक है, छंद है, तो मैं उसका अनुवाद भी छंदबद्ध ही करूँ, लयबद्ध ही करूँ, तुक वाला अनुवाद। तो रूस में 99% कविताएँ 99 क्या 99.9% कविताएँ छंदबद्ध लिखी जाती हैं, लयबद्ध लिखी जाती हैं, तुक वाली लिखी जाती हैं। इसलिए मैं रूसी कविताओं का अनुवाद भी तुकांत ही करता हूँ। उनमें एक लय उनको एक लय में बदल देता हूँ। उसके लिए कई बार सही शब्द ढूँढने के लिए 1-1 हफ्ता कई बार लग जाता है किसी कविता का ठीक अनुवाद करने के लिए, उसमें सही शब्द ढूँढने बल्कि मैंने करीब 15 साल पहले येवतुशेंको की एक कविता का अनुवाद किया था और हाल ही में मैं वो कविता पढ़ रहा था, पढ़ते-पढ़ते अचानक एक शब्द का ख्याल आया कि ये शब्द इस तरह से बदला जाए तो ठीक हो जाएगा। तो अब जो नया संस्करण आएगा किताब का उसमें वो शब्द नए रूप में सामने आएगा। तो अनुवाद जो है वो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जो है लगातार चलती है। आपके मन में जो आपने अनुवाद कर लिया है, उसकी प्रक्रिया आपसे छूट नहीं गई है वो चीज़। वो आपके मन में रहती है और जब आप कोई ठीक शब्द, ठीक शब्द एकदम ढूँढ लेते हैं, तो कितनी प्रसन्नता होती है कि देखो, उसका हमने एकदम ठीक शब्द ढूँढ लिया, ये शब्द यहाँ ठीक बैठेगा और ये शब्द जो है वो अनुवाद कितना बढ़िया हो गया, इस एक शब्द से। तो इस तरह से अनुवाद होता है। कविताओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कविताओं का चुनाव करता हूँ। मैं कविताओं का चुनाव करता हूँ कि ये कविताएँ हमारे पाठकों को पसंद आएँगी। आम तौर पर प्रेम कविताएँ पसंद आती हैं, सभी को पसंद आती है। प्रेम हम सभी के मन में है, हम सभी लोग प्रेम तो रहता ही है, तो प्रेम से जुड़ी कविताएँ तो मैं ज़रूर अनुवाद करता हूँ। दूसरा हम हिंदी के पाठकों को या भारतीय पाठकों को प्रकृति से जुड़ी कविताएँ बहुत पसंद आती हैं। तो प्रकृति से जुड़ी कविताओं का भी अनुवाद हालाँकि वो सहज नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता है ख़ासकर जब रूस की प्रकृति कुछ दूसरे ढंग की हो, भारत की प्रकृति बिल्कुल अलग है। भारत में ज़्यादातर हिस्सों में बर्फ नहीं गिरती है, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर। भारत में पतझड़ जो आता है, उससे पहले पेड़ों के पत्ते पहले हल्के पीले, फिर गहरे पीले, फिर नारंगी, फिर लाल नहीं होते हैं और जब रूसी कवियों का या यूरोपीय यूरोपीय कवियों की
कविताओं में इस तरह प्रकृति संबंधी कविताओं में इस तरह की कोई बात आती है कि पेड़ के लाल पत्ते या पूरा पेड़ ही लाल है, तो हम हम हिंदी वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये कल्पना कर पाना भी कि कोई पेड़ जो है वो लाल होगा। अमलतास हालाँकि हमारे यहाँ अमलतास जब खिलता है तो पूरा अमलतास पीला होता है या टेसू खिलता है तो पीला होता है या और भी मतलब लाल फूलों वाले भी पेड़ हैं। इलाहाबाद में तो ये रंगत बहुत देखने को मिलती है कि पूरी सड़क ही पीली है, पूरी सड़क पर पीले पेड़ लगे हुए हैं, पूरी सड़क पर लाल पेड़ लगे हुए हैं। तो लेकिन इलाहाबाद के पाठक तो समझ जाएगा, इलाहाबाद का पाठक तो समझ जाएगा, दिल्ली का पाठक कैसे समझेगा? दिल्ली में तो पेड़ ही नहीं है। दिल्ली में तो पेड़ ही नहीं है। लाल और हरे और पीले पेड़ तो अलग बात है, पेड़ ही नहीं। तो उस समय मेरा ये ख्याल है कि साथ में एक टिप्पणी छोटी-सी नीचे दे देना ज़रूरी है कि पतझड़ जिसको शरद कहते हैं यूरोप में, हमारे यहाँ शरद अलग समय आता है और पतझड़ का समय अलग होता है। तो पतझड़ में या शरद काल में जब यूरोप में पत्ते झड़ते हैं, अमेरिका में पत्ते झड़ते हैं, तो वो कैसे पेड़ मौसम के हिसाब से हर अभी 10 दिन के लिए पत्ते जो हैं वो पेड़ जो है वो पीला है, 10 दिन बाद वो आपको नारंगी दिखाई देने लगता है और 10 दिन बाद वो लाल दिखाई देने लगता है पेड़ और उसके बाद पत्ते गिर जाते हैं। तो ये एक टिप्पणी नीचे देनी ज़रूरी होती है ताकि हमारे पाठक उसको समझ सकें। मैंने सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पर ये बात ली है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे बर्फ़ गिरती है, हमारे यहाँ बर्फ़ लोगों ने देखी नहीं है और बर्फ़ गिरती है तो हर चीज़ सफ़ेद, हर चीज़ सफ़ेद। आप घर से खिड़की से झाँकिए तो सब सफ़ेद दिखाई दे रहा है। आप बाहर निकलिए तो हर चीज़ सफ़ेद दिखाई दे रही है। पेड़ सफ़ेद, मैदान सफ़ेद, खेत सफ़ेद, सड़कें सफ़ेद, हर चीज़ सफ़ेद एकदम। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी बतानी ज़रूरी है, अलग से समझानी ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर लयबद्ध या तुकांत अनुवाद कर रहे हैं, तो कुछ अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको जब बातचीत शुरू की थी, तो मतवाला शब्द मैंने जोड़ा था। तो लेकिन वो शब्द जोड़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कविता की प्रकृति के अनुकूल हो, कविता से अलग नहीं हो वो शब्द। वो कविता में ऐसा रच बस जाए वो शब्द जो आप जोड़ रहे हैं या जो वाक्य या जो भी चीज़ आप जोड़ रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो महसूस ही नहीं हो कि कुछ अलग से आप जोड़ रहा है आपने जोड़ा है, कुछ अलग से आप लेकर आए हैं। जो मूल कविता में नहीं था, वो आप ले आए और आपने जोड़ दिया। मैं एक फिर उदाहरण देता हूँ गद्य से। एक रूसी लेखक हैं व्यंग्य लेखक मिखाइल ज़ोशिन्को जो हरिशंकर परसाई की तरह से बड़े लेखक माने जाते हैं। जिन्होंने उस समय जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में 1917 के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और तब तक चेखव जैसे व्यंग्य लेखक उनका देहांत हो चुका था और 15 साल, 16 साल रूस में कोई व्यंग्य लेखक नहीं थे।
व्यंग लिखने वाले लोग थे ही नहीं। तो उन्होंने क्रांति से संबंधित जो भी स्थितियां थी उस समय की, जो देश की स्थितियां थी, उन पर व्यंग लिखा है। उनकी एक कहानी, उनकी 90 कहानियों का हमने पिछले दिनों अनुवाद किया था। तो उनकी कहानी है शिकंजा नाम की। उस कहानी में जिक्र क्या है कि एक रूसी आदमी है जो जर्मनी जाता है और जर्मनी में वो टॉयलेट जाता है। टॉयलेट जाने के बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा नहीं खुलता। वो परेशान है, टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुल रहा है, वो रेस्टोरेंट का टॉयलेट है। जब तक कोई आएगा नहीं दोबारा टॉयलेट करने के लिए कोई आएगा नहीं, तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा। खैर, वो आधा घंटा परेशान होता है और वो टॉयलेट जो है वो एकदम, उसको लगता है जैसे वो स्वर्ग में आ गया है। टॉयलेट इतना साफ सुथरा, टॉयलेट में गमले रखे हुए हैं, टॉयलेट में खिड़की खुली हुई है, साफ हवा आ रही है, टॉयलेट में अच्छी रोशनी है, एकदम साफ सुथरा टॉयलेट है। अब वो जो है दरवाजा खोलने के लिए परेशान हो रहा है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो वो कोशिश करता है, सोचता है शायद जर्मन है, इन लोगों ने शायद ऐसा किया होगा कि कोई टॉयलेट करने आता है तो वो पैसे डाल के दरवाजा खुलता होगा। तो वो जेब से कुछ रेज़गारी निकालता है और कोशिश करता है कि कहीं छेद दिखाई दे जाए, जिसमें वो पैसा डाल दे और दरवाजा खुल जाए, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता ऐसा छेद। तो वहाँ पर उस कहानी में मैंने एक तो स्वच्छता दिखाने के लिए कि जर्मन कितना स्वच्छ टॉयलेट है, कितनी सफाई पसंद है, मैंने एक बहिष्ट यानी स्वर्ग नाम का शब्द उसमें जोड़ दिया था। बहिष्ट कहते ही टॉयलेट और बहिष्ट, वो व्यंग, वो वाक्पटुता आ गई कहानी में, जो होनी चाहिए थी। कि वो आदमी जो है स्वर्ग में बंद है और स्वर्ग से निकलना चाहता है और निकल नहीं पा रहा है, उस बहिष्ट से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बाद में पता ये लगता है, मैं कहानी आपको बता देता हूँ बहुत संक्षिप्त में। बाद में कोई आता है टॉयलेट करने के लिए, तो वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा है, वो जर्मन भाषा भी नहीं जानता है, वो रूसी है। तो रूसी में कुछ कहता है, जर्मन जर्मन में जवाब देते हैं, समझ में नहीं आता है। आखिर में एक रूसी आता है, तो उस रूसी से कहता है यार दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूँ। तो वो कहता है अरे तुमने फ्लश कर दिया क्या, तुमने टॉयलेट को फ्लश किया या नहीं किया, फ्लश करो दरवाजा खुल जाएगा। तो ये एक तरीका जर्मन ने सोच रखा था उस समय 1920-1925 के दौर में कि आपका दरवाजा तभी खुलेगा जब आप फ्लश करेंगे, फ्लश नहीं करेंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो उसमें जो कहानी में जो व्यंग था, जो हंस हंस जो कहिए हंसने की जो प्रक्रिया थी, जो वो जो है वो लानी बहुत जरूरी थी। अगर मैं उस कहानी में वो सब नहीं लेकर आता, तो वो कहानी जो है उसका मजा बिगड़ जाता, उस कहानी का मजा। तो उसमें बहुत सारी चीजें मुझे जोड़नी पड़ी, बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ी। जब मैंने वो जोड़ दी, तो जो अनुवाद चेक करती हैं यहाँ पर, एक रूसी, रूस में ये भी है कि वो रूसी लोगों से ही वो अनुवाद चेक भी कराते हैं। तो उन्होंने कहा ये सब आपने कैसे जोड़ दिया, ये तो बकवास है, ये तो अच्छा नहीं है, क्या है आप अनुवाद, आपने तो मूल रचना ही खराब कर दी। मैंने उनको कहा कि जी मूल रचना जो है
वो आप पढ़कर रूसी में तो हँस रही हैं। तो आप ये चाहती हैं कि हिंदी का पाठक हँसे या आप नहीं चाहती हैं? तो मान गई कि हाँ, हिंदी के पाठक को भी हँसना चाहिए, उस तक भी ये व्यंग्य पहुँचना चाहिए, उस तक भी ये चोट जो है भाषा की, वो पहुँचनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर ये सब ज़रूरी है कि मैं इसमें ये शब्द जोड़ूँ, ये वाक्य जोड़ूँ, इस तरह से की। तो वो मान गए मेरी बात। यहाँ बाकायदा उसके ऊपर कई अनुवादकों ने एक बैठक की और फिर मेरी बात मान गए कि हाँ, आप ठीक कर रहे हैं, आप जैसा अनुवाद आपने किया है वही अनुवाद बेस्ट है, आपका अनुवाद अच्छा है और मुझे इजाज़त मिल गई कि मैं बाकी कहानियों में भी उस तरह की कोशिश करूँ, उस तरह की चीज़ें जोड़ दूँ, उस तरह की बातें ऐसे ही कई बार होता है कि कोई धार्मिक प्रतीक मान लीजिए है, उस धार्मिक प्रतीक को आप कैसे अनुवाद करेंगे? रूस में आम तौर पर देवी-देवताओं की मूर्तियाँ नहीं होती हैं। रूस में देवी-देवताओं के चित्र होते हैं या पेंटिंग होती है, हाथ से रची हुई पेंटिंग। उसके लिए एक शब्द है इकोना, इकोन, आइकन, आइकन पन इंग्लिश में। तो आइकन का अनुवाद हिंदी में कैसे करेंगे? उसके लिए हमने शब्द सोचा है देव चित्र और चूँकि मूर्तियाँ होती ही नहीं है, तो हर जगह आइकन के सामने पूजा होती है, वो देव चित्र के सामने पूजा हो रही है, देव चित्र है। ऐसे ही मैं येवगेनी येवतुशेंको रूसी के कवि हैं, उनकी कविताएँ अनुवाद कर रहा था, वो बार-बार कहते हैं, हे ईसा, हे ईसा, हे ईसा कविता में। अब हे ईसा हमारे हिंदी के पाठकों के लिए तो कविता बकवास हो जाती है, अनुवाद ही खराब हो जाता है। मैं जब कहता हूँ हे ईसा, तो मैंने हर जगह ज़्यादातर अनुवाद किया हे राम, अरे राम, हाय राम। जैसे ही हाय राम लगाया कविता का मज़ा एकदम दुगना हो गया। हे राम लगाया कविता का मज़ा दूसरा हो गया। एकदम लगने लगा कि ये तो हिंदी की कविता है, ये तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के बदलाव भी मैं कविता में कर देता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय लगा दिया, बहुत समय ले लिया। लेकिन मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बता रहा था कि मैं अनुवाद की मेरी रचना प्रक्रिया क्या है। हालाँकि मैं इस पर अभी और 2 घंटे बोल सकता हूँ लेकिन अ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, करीब 50 मिनट के बाद नहीं, इतना अभी हम बात करेंगे क्योंकि बात अभी खत्म हुई नहीं है। जी, जी। आपको मालूम है थोड़ा बहुत अनुवाद मैं भी कर लेती हूँ जी, आप और बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं। नहीं किया जैसे मैंने भी बहुत संघर्ष किया। मुझे भी मुनींद्र जी जब हैदराबाद से आए थे, तो ये ये सोच लीजिए कि 80s के एंड की बात है, 89 और समथिंग लाइक दैट। तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि भई आप यहाँ रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, हवा लेती हैं, आपने इसके दिया क्या इस ज़मीन को? तो बात समझ में आई नहीं कि भई क्या दिया है? तो कहने लगे भई आप बात तो ठीक है। लिखती हाँ, बहुत अच्छी बात, चुभी बात। तो लिखती हैं आप लिख लेती हैं मतलब ऐसा नहीं थी कि मैं बहुत स्थापित लेखक थी, लेकिन लिख लेती हैं और कविता भी कर लेती हैं, तो आप अनुवाद क्यों नहीं करती हैं? बात समझ में आई और उस समय आपको मालूम होगा कि 80s के एंड में हमारे यहाँ अनुवादक का नाम तक नहीं दिया जाता था। जी, किताब के ऊपर सिर्फ कवि का या लेखक का नाम होता था, अनुवादक का तो आखिर में कहीं पे होता था। ये साहित्य अकादमी का था। मेरी पहली कविता किताब में मेरा ऊपर नाम नहीं है। जिस पर मुझे साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, उस किताब पर मेरा नाम नहीं है। तो अंदर है, अंदर मतलब चौथे 5वें पेज पे कहीं पर है और बाद में एक छोटी-सी टिप्पणी है। तो पहले तो ये लगा कि हम क्यों करें ये दोयम दर्जे का काम है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं करना चाहिए।
और मैं ये कहूँगी कि मुझे मलयालम बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन मेरे जो गुरु थे वो यही थे, लोकल लोग होते हैं ना, जैसे मछली वाली है, जी, सब्जी जी, वाली है, जी, नौकर है, ये है। और वो मुझे लगा वो अच्छे गुरु होते हैं, वो अच्छे गुरु होते हैं और उनसे भाषा आपको पकड़ में आती है। और फिर मैंने 1-2 महीने का कोर्स भी किया। और कुछ ऐसा हुआ भाग्य कि अय्यप्पा पढ़ेकर ने सीधा ही मुझे अपनी किताब का अनुवाद करने को दे दिया। हालाँकि वो पीछे से वॉच कर रहे थे। और फिर जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए कि भाई ये भी कोई कविता होती है। क्योंकि जिसको मैं कविता समझ रही थी वो कविता तो यहाँ पे थी ही नहीं, वो तो मतलब युग प्रवर्तक है ना, जिसमें मलयालम साहित्य जी, में एक युग को लेकर आए हैं, आधुनिकता को लेकर आने वाले कवि थे। वो युग प्रवर्तक कवि ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जी, जी, तो आप तो दिमाग में तो घुसेगा ही नहीं। देखिए मैंने भी यही करीब कोशिश की कि मैंने उन्होंने ये कहा कि कभी किसी मलयाली अध्यापक की सहायता मत लेना, वो तुमको राह से अलग कर देगा। हिंदी अध्यापक की भी सहायता मत लेना। ठीक है। फिर मैंने एक मलयालम की एक प्राइमरी में पढ़ने वाली रिटायर्ड अध्यापिका थी, वो मेरे घर में आती थी और हमने मजे मजे में कविताओं को पढ़ना शुरू किया जोर जोर से उनके साथ में। उसके ताल लय उनको आती थी, पुराने लोगों को आती थी, नए लोगों को नहीं आती थी, वो ताल लय में ही पढ़कर सुनाते। और आप ये सोचिए कि मैंने उनकी 1.5 साल काम किया उनकी किताब पे। और तब तो 2 चीज सीखी, एक तो कविता पे कविता क्या है, वो भी सीखा कि भाई आधुनिकता क्या है ना, ये भी सीखा मैंने, क्योंकि वो तो पूरे आधुनिक मसीहा थे वो। तो और दूसरा ये था कि इन ये जो जमीन के शब्द हैं इनको कविता में मैं कैसे लेकर आऊं, क्योंकि हमारे पास तो यही था ना कि एक शब्द कविता में आते ही नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर कवि। और फिर मैं संस्कृत की थी ना, तो संस्कृत में तो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग होते हैं। तो फिर इसके बाद में खैर उन्होंने मुझसे काफी मेहनत करवाई, खुद ने चेक करवाया। फिर उन्होंने कहा, दिल्ली में मेरी माँ थी, बोला कि तुम वहां पर केदारनाथ जी को दिखाओ। उनको दिखवाया, सचिदानंद को दिखाओ, उनको दिखवाया। और 3-4 जैसे मेरा पूरा एग्जामिनेशन लिया और पूरे 2 साल में मेरा 2-2.5 साल में वो अनुवाद तैयार हुआ। और उसका परिणाम ठीक था। आज भी मैं कहूंगी कि अच्छा था। ये प्रक्रिया मुझे करनी पड़ी। बालामणि अम्मा की कविता में तो मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो जो छंद का प्रयोग करती थी वो पुराना मलयाली छंद थे, जो केका काकली आदि छंद थे, जो जी, जी, शाब्दिक छंद होते हैं। संस्कृत में होते हैं वो शाब्दिक छंद, हुँ, हमारे यहाँ मात्रिक छंद होते हैं हिंदी में, जी, जी, है ना। और मुझे छंद में हिंदी पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था कि संस्कृत में शाब्दिक छंद भी होते हैं और मात्रिक छंद भी होते हैं। तो फिर मुझे छंद विहीन जाना पड़ा, क्योंकि मैं उनके छंद को पकड़ नहीं पा रही थी और समय भी मेरे पास कम था। 360 कविताएं थी करीब, और साढ़े साढ़े 300-400 पेज था। मुझे 8-9 महीने में करना था, क्योंकि उनको अवार्ड मिल रहा था, उसके लिए प्रस्तुति करनी थी। लेकिन मेरा सबसे, जो मैं अपनी समस्याओं की बात बताती हूँ, कि जो सबसे बड़ी समस्या क्या आई, कि जब ऐसे ही अय्यप्पा पणिकर का था कि कारू नीलकंठ पिल्ले को हिंदी वाले जानते ही नहीं थे, जो यहाँ के प्रेमचंद थे, हुँ, हुँ, जिन्होंने 8वीं 10वीं तक पढ़ाई की थी और वो जमीन की कहानी लिखते थे। और आप उनकी कहानी अगर अभी भी पढ़ के देखें तो उनका उन्होंने यही बताया था अय्यप्पा पणिकर ने, कि देखो एक वाक्य में पूरी क्रिया आ गई। हुँ, जैसे हुँ, उन्होंने विवाह का बताया, तो केरली विवाह है कि उसने सिर बढ़ाया, उसने माला डाली, इसने साड़ी दी, उसने साड़ी ली, इसने ये दिया, तो इस तरह से पूर्वा चेंज किया, और मतलब ये, और फिर वो उसने चक्कर लगाए और वो चल दी। अब ये केरलीय विवाह था उस जमाने का। आज तो बहुत ये लोग बॉलीवुड हॉलीवुड की और सब की नकल करके करते हैं। अगर इसको ऐसा ही अनुवाद ना करें तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लेखक से अलग हो रहे हैं। और ऐसा ही अनुवाद करें तो हिंदी वाले को क्या समझ में आएगा कि विवाह हुआ, क्योंकि वहां के उस विवाह में आज भी नहीं है कि केरली विवाह में ना तो सप्तपदी है या 7 फेरे हैं, हुँ, हुँ, या ना कुछ है, और ना इतना फेमस भी है। साड़ी भी नहीं थी ना उस समय, तो नेरियत और मुंड था। जी, तो जी, पणिकर पणिकर जी ने कहा आप नेरियत मुंड लिखो। मैंने लिखा।
कारू नीलकंठ पिल्ले का तो मेरा काम चल गया, ज़्यादा मेरे उस पे नहीं हुआ। लेकिन मेरा सबसे खराब जो मेरा अनुभव रहा वो कयर के अनुवाद में, कि अय्यप्पा पणिकर ने कहा कि तगड़े शिवशंकर पिल्ले उस समय 90 से ऊपर हो गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कयर तो 1000 पेज का है, केरला का इतिहास है। तो उन्होंने कहा कि इसका एब्रिज फॉर्म उन्होंने ही किया था किसी मलयाली लेखक ने, 100 पेज का, और आप इसका अनुवाद कीजिए। और वो चाहते थे कि उनके जिंदा रहते हुए एनबीटी छाप दे तो वो उनको गिफ्ट में दे। वो हो नहीं पाया, क्योंकि एनबीटी से इतने अजीब अजीब से क्वेश्चंस आए कि जो मेरा पहला अनुवाद गया, क्योंकि शुरुआत में आप जैसे कहते हैं ना कि राजकीय प्रणाली अलग होती है, शुरुआत ही वो वहां से हो रही है, वहां पे उस उपन्यास की, कि जहां पर जब उस समय नापी नहीं जाती थी जमीन, तो पहली बार जमीन नापने वाला गांव में आया है। यानी सरकारी कारिंदा जमीन आया है और वो नाप रहा है कि किसकी कितनी जमीन है। और यही इसकी केरलीय जो संस्कृति के परिवर्तन का आधार था। जी, जी। जो मात्र सत्ता पूर्ण थी, उससे पितृ सत्ता की ओर सरकने की ये तैयारी थी। हुँ। अब मैं उस कारिंदे का नाम नहीं लिखूं क्या? लिखना पड़ेगा। अब इसी तरह से उनके जो नाम थे उस समय बहुत बड़े थे। अप्पू राजशेखरन नायर, या अपुकुट्टन, अपुकुट्टन नायर पिल्लै, मतलब अपुकुट्टन पिल्लई। अब मेरे सामने समस्या ये आई है कि सवाल मेरे पास आए जो उसके देखने वाले के, कि इतने बड़े बड़े नाम कौन पढ़ेगा भैया। मैं अप्पू कुट्टन को अप्पू कुट्टन ही लिखूंगी ना, अप्पू कुट्टन को मैं राजेश तिवारी तो नहीं लिख दूंगी। तो हाँ, मुझे तो हाँ। यही के नाम लिखने पड़ेंगे, मैं क्या करूं? जी, जी। तो आप ये सोचिए कि ये समस्या आई, इसके बाद जो मेरे साथ जो हुआ, वो उसके बाद मुझे अनुवाद से नमस्ते करनी पड़ी, कि संपादक ने मुझसे बिना पूछे अजीब से खेल खेले। जैसे वहां पर उस समय, अभी भी है, अगर आप इतिहास पढ़े, अभी मनु पिल्ले की एक जो हिस्ट्री आई है राज घरानों की, कि वहां पर राजा होता है और राजा की बहन होती है, बहन का पुत्र राजा बनता है, राजा की पत्नी रानी नहीं होती है हुँ, ना। हुँ। और फिर उसके बाद में उसका जो रानी का जो पुत्र है, वो अगर राजा बनेगा तो रानी की जो बेटी है वो वो राज्ञी कहलाएगी, मतलब हाँ, महाराज्ञी हाँ। और महाराजा। अब हुँ, महाराज्ञी महाराजा दोनों आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि ये संस्कृत का है महाराज्ञी, और यही लिख देते हैं। उन्होंने महाराजा महारानी कर दिया, कोई नहीं समझेगा। और मैंने पीछे टिप्पणी दी कि भाई वहां पर ऐसा होता है। हुँ। नेरियत मुंड, मैं कहते हैं यान नेने का पुटवा तरटे, यानी मैं तेरे को क्या कपड़ा दे दूं, मतलब नेरियत दे दूं। नेरियत वहां पर शादी का एक ही था कि अगर वर जो है, लड़का, वर तो होता नहीं था, देखिए आपको संबंधम शब्द था, तो वो आकर आपको लड़की को एक कपड़ा देता है जो सफेद रंग का है, उसमें गोटे की किनारी है, उसको कहते हैं पुडवा। तो यान लेने का पुडवा तरटे वही है कि मैं तेरे हाथ में मेहंदी लगा दूं, या मैं तेरे लिए डोली लेकर आऊं। समस्या ये है कि मुझे मालूम है कि मैं तेरे लिए डोली लेकर आऊं हिंदी का है, लेकिन मैं अगर ऐसा करती हूँ तो मैं केरलीय कल्चर से खिलवाड़ करती हूँ, जी, क्योंकि उनके जी। यहाँ है ही नहीं। जी। आजकल मेहंदी लगाते हैं, उस समय लगाते ही नहीं थे। हुँ, हुँ। तो मैंने पुडवा को पुडवा ही रखा, उन्होंने मंगल साड़ी कर दिया, जबकि उस समय कहीं पे भी साड़ी शब्द का प्रयोग था ही नहीं, और साड़ी का जी, उपयोग भी जी। नहीं था, क्योंकि 250 साल, आप तो 350 साल के पहले की हिस्ट्री, इतिहास को वो कारूर ये तगड़ी शिवशंकर पिल्ले लेकर आ रहे थे। फिर कहते हैं कि वो संबंधम शब्द था, यानी वहां पर शादी नहीं होती थी नायर परिवार में। यानी वो इतनी अच्छी प्रथा भी कह सकते हैं उसको, हम उसके विरोध में क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पर स्त्री को इस छूट थी कि भाई वो जो बाहर से पुरुष आ रहा है वो आपको बीज दे के जा रहा है, वहां पे उन्होंने धरती और बीज का ही रखा था। और इसके बाद में वो आप चाहे तो उसको आप जी, जी। उसका उसका बिस्तर बाहर रख दीजिए, वो आपके जीवन में कहीं उसका अर्थ नहीं है, तो पिता का कोई सहभाग नहीं था, जी, है जी, ना? जी। हाँ, तो इसलिए संबंध था, और संबंधम अच्छा शब्द था, क्योंकि संबंध तो टूट भी सकता है और रह भी सकता है। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे गांव वाले कैसे समझेंगे, उसको सगाई कर दिया। जब मैंने इतना अत्याचार अपनी किताब पर देखा अनुवाद पे,
मैंने कहा कि मैं अनुवाद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक तो है। कह रहे आप तो कहते हैं कि भई आप से पूछा तो गया, मुझसे तो पूछा भी नहीं। मतलब आप ये संस्कृति को नहीं जान रहे, समाज को नहीं जान रहे हैं। मुझे अभी तो रहते हुए 45 साल हो गए, उस समय मेरे 20 साल तो हो गए थे ज़मीन में रहते हुए। हुँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मुझे जानती ऐसा भी। यहाँ भी होता है, हाँ, ऐसा हाँ, यहाँ भी होता है, जो समस्याएँ आपने बताई, वो समस्याएँ रूसी रूसी भाषा से अनुवाद करते हुए भी सामने आती हैं। रूसी नाम भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस नाम में हमारे यहाँ जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो पिता का नाम भी शामिल है और सरनेम भी शामिल है, उसका अपना नाम भी शामिल है। ऐसे ही रूसी नाम होते हैं और रूसी नाम में ये भी है कि हम लोग तो जैसे मैं आपको रति जी बोलूँगा तो सम्मान हो गया आपका, आपसे इज़्ज़त से बात हो गई, जी लगा दिया। यहाँ पर पिता का नाम और उस आदमी का नाम दोनों साथ-साथ बोले जाते हैं। तो एक तो ये नाम हो गया किसी भी आदमी का। दूसरा नाम हो गया जो उसके एकदम बिल्कुल करीब के लोग उससे बोलते हैं। दूसरा नाम ये हो गया। तीसरा जो उसके माता-पिता उसे बोलते होंगे नाम, प्यार से एकदम बड़े प्यार से। तो हर जगह जब लेखक लिखता है, तो सबसे पहले वो पूरा नाम देता है, बाद में वो नाम बदलने लगता है अपने हिसाब से। कहीं वो कोई नाम लिख देता है, कहीं वो कोई नाम लिख देता है, कहीं तो अनुवादों में अब तक जो रूसी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं, उसमें इसकी तरफ ख़्याल ही नहीं किया गया है। वो शाब्दिक अनुवाद हैं और जो पाठक है वो परेशान होता है कि ये कौन-सा नया पात्र आ गया, ये कौन से नई चीज़ आ गई। इस तरह की दिक्कतें रूसी में भी पड़ती हैं, रूसी संस्कृति की बहुत सी चीज़ों का अनुवाद करना भी मुश्किल होता है, जिसको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, नीचे फुटनोट देना पड़ता है, बिना फुटनोट दिए वो बात हो नहीं सकती। जी, आगे आप बताइए? हाँ, तो एक किताब मेरी जो मुझे बहुत प्रिय थी, कमला दास की थी। उसका नाम था निर्मादल पूतकालम। मैंने पता लगाया मादलम तो वैसे अनार होता है, लेकिन ये अनार नहीं था। ये एक तरह का केरलीय पुष्प है और उसके हुँ, हुँ। खिलने का समय। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे लगा कि निर्मादल खिलने का वक़्त या कुछ ऐसा ही मैंने बनाया था, मुझे याद नहीं है। इस तरह से मैंने कहा निर्मादल को अगर हम इस उस फूल को जो एक खास तरह का फूल है, अब उसको इस शब्द को हम ग्रहण कर ले हिंदी में तो क्या बुराई है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ। बात। हाँ, अच्छा, अब मैंने उसका किया और ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब थी। ये और मुझसे कहलवा के करवाई गई थी ज्ञानपीठ में। उस समय मुझसे कहा गया था कि आप कमला दास का अनुवाद कर दीजिए या विजयन का कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि विजयन का बहुत बड़ा है, मैं कमला दास का कर दूंगी। एक तो स्त्री से स्त्री आपको समझना बहुत आसान होता है और फिर पुरुष की हुँ, दुनिया हुँ, में हुँ। घुसो तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जी, कहा जी। ठीक है। अब मैंने उसको बहुत प्रेम से अनुवाद किया। अब स्त्री है ना वो तो, शुरुआत उन्होंने जेवरों से की, कि उनके घर में कैसे जेवर थे कि वो हरे रंग के मोती होते, हरे रंग के वो बीज-बीज जैसे होते हैं, आज भी है वो केरलीय। जी, जी। जी, उन्होंने उसके नाम केरलीय नाम देने शुरू कर दिए। वो लोगों को पसंद नहीं आया, जो उसका एडिटिंग करने के लिए कि ये नाम हम कैसे समझे? भाई हम कैसे आपका नाम बदल दें? वो तो उनके नाम के हैं ना जेवर के। तो मैं सोचती जी, हूँ कि अगर हम सीखने में क्या बुराई है? हम नई इस भाषा को सीखें, उसके कल्चर को जी। सीखें। इस किताब में इनकी संस्मरण है। ये ऑलमोस्ट है ना बहुत खूबसूरत किताब है ये। और इसमें इनके संस्मरण, उस जमाने में मैं हाथ से लिखती थी, आप सोचिए कितनी मेहनत होती थी कि 3-4 तो आपके वैसे ही प्रूफ हो गए और चौथा पोर्शन यानी मेरे पास अभी आप सोचते थे ना कि 10-10 किलो की गद्दी जो रद्दी है ना, वो मेरे अनुवाद की है। क्योंकि पहले मैंने जी, दस्ताना लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, फिर चौथा लिख के भेज दिया। अब उसमें क्या था कि उन्होंने उनके बचपन से कि किस तरह से उनकी माँ आ रही है, माँ पिता क्या कर रहे हैं, वो धोबी क्या कर रहा है, यानी उनकी दृष्टि से उन्होंने कलकत्ता को देखा, उनकी दृष्टि से वो ट्रेन की यात्रा कर रही है, बच्चे की दृष्टि से फिर वो किस तरह से आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब थी। वो किताब 2 साल बाद मेरे पास वापस आ गई बिना छपे।
कारण सिर्फ ये था कि कमला दास कमला सुरैया बन गई। अच्छा, उसमें अच्छा, मेरा हाँ। हाँ, अब आप मुझसे कह के करवा रहे हैं तो हुँ, मैं क्यों उसका बोलूं। दोबारा मैंने शिकायत की और मैंने कहा अच्छा मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, तब उनका आप भेज दीजिए। फिर भेज दिया, फिर 2 साल बाद वापस आ गया। कारण ही सिर्फ यही बताया कि सब वो जो उसको देखने वाले हैं वो हिंदी दिल्ली के आसपास के ही लोग थे, जो एक आपकी एक लगा देते हैं कि भाई आप चेक कर लीजिए ये ठीक है या नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें तो इतने बड़े बड़े शब्द हैं, पहले से शुरू होते हुए जेवर के ये क्या क्या बताए हैं। अब भाई उनके आभूषण हैं, मुझे तो रखने ही पड़ेंगे, उनकी कौन चीजें था हैं। आपको पता है? संपादन किसने किया था? कौन संपादक था? दोनों की मृत्यु हो नाम गई। पता है? ज्ञानपीठ के अच्छा। दोनों की मृत्यु हो गई। ज्ञानपीठ नहीं, में। नहीं, वो ज्ञानपीठ में संपादन ऐसा होता है, देखिए, मैंने का मैंने ज्ञानपीठ की कुछ किताबों का संपादन किया है, और संपादन वो कैसे होता था कि मुझे तो पूरी किताब ही रीराइट करनी पड़ी, क्योंकि जो वाक्य जो अनुवाद था, वो कोई किसी मूल जिसकी भाषा थी उसी ने वो अनुवाद किया था। तो उससे बात तो समझ में आ गई कि क्या बात कह रहा है, लेकिन वाक्य हिंदी का नहीं था। हाँ, ऐसे मेरे पास आए हैं साहित्य अकादमी के 2, लेकिन मैंने उसको रीराइट नहीं किया। मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मालूम था कि क्योंकि जो अनुवाद हिंदी में अनुवाद करने वाला भी यहीं का था, मलयाली ही था। और हुँ, हुँ। वहां पर जो मूल से और उसमें कोई मतलब वो हिंदी हिंदी लग नहीं रही थी, तो मैंने जी, सिर्फ जी, ऐसा ही था। ऐसी हाँ। ही किताबें थी, मेरे पास आई थी, लेकिन मुझे तब वो पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने 3 किताबें की थी ज्ञानपीठ की। ये 1979-80 का काल था, और तो तो अभी तो ज्ञानपीठ ऐसे ही काम कराता हाँ, है। ज्ञानपीठ हाँ, तो हाँ, हाँ। और पैसे भी ज़्यादा अच्छे नहीं देते हैं, पैसे भी ज़्यादा ऐसे नहीं ही देते पैसे। तो हुँ, फिर हुँ। क्या हुआ कि अ, अब आप ये सोचिए कि आपने अभी भी मैं बता दूँ मेरे पास किताब रखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है। मेरे पास अब शक्ति नहीं है कि मैं उसको टाइप करूँ, है ना? पहले तो हाथ से लिखी किताब है, मेरे पास अभी भी रखी है, मैंने उसको किसी को नहीं भेजी, क्योंकि अब कौन छापेगा उसको? और कमला नहीं, नहीं, दास क्यों साहब नहीं? आप कितने पेज की किताब है ये बताइए? ये करीब 300 पेज की, 250-300 पेज की। नॉवल मतलब उनका एक संस्मरण काइंड है। पूरा उनके हाँ, हाँ। बालपन से लेके उनके माँ वो मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है कि उनके मामा भी बहुत बड़े कवि थे और तो ये मामा किसकी कैसे किताब है? कौन कमला लेखक दास हैं? कमला दास। हाँ, कमला दास की ना? ठीक हाँ। है, मैं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ, और जैसे ही अ, मेरी उनसे बात हो जाएगी प्रकाशक से, मैं आपको बताऊँगा। तो हो सकता है कि अभी मैं उसको करूंगी, देखूंगी तो मुझे भी थोड़ा चेंज कर लूंगी, क्योंकि आप शुरू में करते हैं तो गलतियां होती भी हैं। लेकिन आप बताइए ना, जैसे मैंने उस मेरे पास आया तो मैंने कहा कि सर आप किसी और को दिखवा दीजिए, लेकिन इसमें पूरी गलती है। और फिर मैंने 2 पेज की गलतियां को बता दी और आप इसको करवा लीजिए साहित्य अकादमी को। मतलब साहित्य अकादमी ने मेरे पास किसी और का अनुवाद दिया। हुँ, हुँ। फिर कविता का अनुवाद दिया एक बहुत अच्छे कवि की। वो कवि कोई कुछ बोल रहा है और अनुवादक कुछ और कविता लिख रहा है, क्योंकि उसको क्या पता कि कवि मलयालम जानता नहीं है। जी, तो जी, जी। हुँ, ऐसी भी चल रही है कि मैंने हाँ, कहा कि आपने क्या सोच के ये कविता अनुवाद करवाई है? तो कहने लगे कि नहीं किया तो है। मैंने कहा आप ये सोचिए कि क्या आप मलयालम जैसे साहित्य में स्थापित हो पाएँगे? क्योंकि हुँ, मलयालम हुँ। की कविता बहुत यहाँ का साहित्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। समृद्ध है, हाँ, हाँ, समृद्ध है। समृद्ध है और अभी भी है। तो आप हुँ, अगर ये कविता आपकी वहाँ पहुँचेगी तो वो लोग सोचेंगे ये तो बेकार कवि है। हुँ, हुँ, और ये हुँ, गलती तो हुँ। अनुवादक की है। लेकिन फिर जी। भी मैंने मैंने पूरा मेहनत नहीं की। मेरे से अगर मुझसे ये कहते कि आप इसको इस पे रीराइट कर लीजिए, आपके 10 पेज बदल दीजिए या 5 पेज पर, तो मैं करती ना उसमें कुछ काम, लेकिन मुझे तो किताब ही वापस कर दी। तो ये स्थिति होती है अनुवादक के साथ। तो इसके बाद फिर मेरा मन ही उचट गया और मुझे लगा कि हम 4 गुनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मलयालम मेरी भाषा नहीं है, हिंदी मेरी भाषा है। जी, जी। अ, और मैं उपन्यासकार नहीं हूँ, तो उपन्यास में मुझे ज़्यादा ताकत लगती है। अ, जी। हाँ, अगर मैं कविता में अगर मुझे कवि पसंद है, कवि पसंद से मतलब वो कविता पसंद है, तो मैं कविता का कर लेती हूँ।
जी, आसान से मुझे लगता है कि कविता खुल रही है मेरे सामने। जी, अगर कोई जी, और कुछ कवियों की कविता मेरे सामने खुल जाती है, कुछ कवियों की कविता मेरे पास खुलती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कविता कहती है कि तुम इसके योग्य नहीं है, तुम जाओ। जी, जी, ऐसा बहुत बार होता है। तो अक्सर होता है। तो अनुवाद बड़ा बेढंगा है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि मैंने जिंदगी में जो भी कमाई की एक लेखक के रूप में, अनुवाद ने मुझे गढ़ा। अगर जी, मुझे इतने अच्छे लेखकों के अनुवाद करने को नहीं मिलते, तो मैं तो वो घिसा-पिटा लिखती रहती, जो मैं शुरू से लिख रही थी। और जी, मैं जी, कभी कोई प्रयोग ही नहीं लेकर आती अपनी कविता में, और मैं वही लिख रही होती कि जो आम हिंदी में मेरे ज़माने में लिखा जा रहा होता है, कुछ परिवर्तन जी, ही नहीं जी। होता। तो ये हुँ, अनुवाद ने मुझे गढ़ा भी, और आज भी मैं उसको पसंद करती हूँ। अभी देखिए, अभी इसमें यहाँ पर ये आए थे, आरिफ आए थे, तो वो हुँ, कह रहे थे कि भई अंग्रेज़ी में होता तो इसका अनुवाद मिल जाता तो हम सुनते इसको। तो आरिफ की कविताएँ मेरे सामने खुलने लगी। मुझे नहीं पता क्यों? लेकिन बहुत से कवियों की कविता मेरे सामने खुली नहीं। तो एक ये भी है कि आपको कभी-कभी किसी कोई कविता आपके सामने आ जाती है, कहती है, "हाँ, मुझे मेरा अनुवाद करो।" कोई कहती है, "नहीं, मत करो।" फिर कुछ आपके संपादक के दिमाग में नहीं बैठती, और कुछ संपादक उसकी चटनी बना देते हैं, रायता फैला देते हैं। मैंने कहा ये बहुत कठिन काम है। इसमें अपनी जिंदगी तबाह करना बेकार है। मैंने सीख लिया उतना काफी है। तो आप अभी कुछ और बोलेंगे? बोलिए। जी, नहीं, मैं तो अब नहीं बोलूँगा। आपकी बात बहुत दिलचस्प है, मैं तो घंटों सुन सकता हूँ आपकी बातें और अ, बल्कि जो किताबें आप कह रही हैं आपके पास हैं हम्म, और वो अगर आप छपवाना चाहती हैं, अगर आप तैयार हैं, तो प्रकाशक तो मैं ढूँढ दूँगा, किताब छप जाएगी। ये आसान है, ये मुश्किल नहीं। मुश्किल है। देखते हैं। नहीं, चलिए। मुश्किल तो नहीं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है। कुछ अच्छा। अगर कोई बात ये है कि संपादन आप ही को करना है। वहाँ तो कोई संपादक बैठा नहीं होगा ना, हम्म, तो किताब आपको पेश करनी है और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? तो हाँ, मैं बात करता हूँ, किताब आ जाएगी, किताब आ जाएगी। कमला दास तो बड़ी लेखक हैं, तो कमला बहुत दास की बड़ी तो लिखी किताब आई है। हाँ, कमला दास की तो किताब आई। और बहुत ही अद्भुत किताब है, क्योंकि वो संस्मरणें हैं ना, छोटे-छोटे। जी, जी, उनके जी, जी। मामा से लेके उस ज़माने में किस तरह से साहित्य रचा जाता था, किस तरह से भांजियाँ बैठ के मामा से सीखती थी, है ना? ये सब किस तरह से घर के कुचक्र चलते थे, पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स चलती थी, ये सब चीज़ें उसमें। बहुत खूबसूरत किताब है वो। नहीं, वो 250-300 पेज की किताब है, इतनी छाप देंगे। मैं बात करूँगा छाप तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और कुछ लोग थोड़े से देखो, हम लोग हमेशा एक-दूसरे से सीखते हैं जी। अनुवादक तो हमेशा तैयार रहता है सीखने के लिए ना हाँ, और आपसे भी जैसे अभी आपसे बात कर रहा था, आपकी बातें सुनकर बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि कैसे मैं रूसी में कैसे काम कर सकता हूँ, क्या चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ें तो सीखनी पड़ती हैं हमेशा और कभी आपसे मुलाकात होगी तो देर तक बात होगी, नहीं अच्छा देखिए, लगेगा। हमारे हमारे साथ में, मेरे साथ में क्या हो गया कि एक बड़ा अभियान जैसा चल गया, जब मेरे पहले किताब में, और पहले किताब में 2.5-3 साल लगे मुझे, है ना? वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अभियान ये चला कि उनको तो मलयालम अच्छी आती नहीं है। मतलब मैं बोल लेती थी अपने सर्वेंट से, आज भी सब, मैं तो क्लास में मलयालम में मैं लेक्चर भी दे देती हूँ, लेकिन वो साधारण मलयालम है। तो ये तो मलयालम जानती नहीं, तो इसको कैसे करें? तभी मैंने कहा कि कविता के अनुवाद में कविता जानने की वो मलयालम जानने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हिंदी भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कविता जानने की जरूरत है। जी, यदि आप जी, यही बात है। हम्म, मुख्य बात तो यही है कि हाँ, कविता का अनुवाद वो लोग करते हैं जो कविता नहीं जानते। हाँ, हाँ, यही बात है ना। तो जैसे जी, एक मजेदार कविता सुनाती हूँ मैं, कि आईबा बड़ीकर ने मेरी परीक्षा लेने को कहा कि एक उनकी बड़ी अजीब सी कविता है, रा मारा, रा शब्द था, रा, वो हम संस्कृत में तो था, लेकिन हिंदी में कहीं भी इसी भाषा में नहीं है, संस्कृत में है वो। तो वो कहते थे, माड़ा इंगने कुनु कुनु कुनु, वळी इंगने गुणु गुणु गुणु। तो आप
मेरे से बोले इसका अनुवाद करो। उन्होंने मेरी परीक्षा लेना। मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकती, ये शब्द ही नहीं है। बोले इसके नियरेस्ट कौन-सा शब्द है? मैंने कहा र है, तो चलो करो। तभी मैंने कहा सरक सरक कैसे सर्र 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 सर्र। तो नदी तो ठीक है, नदी वो कैसे ध्वनि हाँ, वो तो ध्वनियों का अनुवाद करना है ना आपको? हाँ, हाँ, ध्वनि का अनुवाद ध्वनियों करना का है। अनुवाद करना है। जी, हाँ, जी, जी। तो हाँ, तो फिर मैंने ऐसे ही करा उसको सरक कैसे ऐस सर्र 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 करके। तो बोला हाँ, ये बढ़िया बिल्कुल, बिल्कुल, अनुवाद आपने बिल्कुल ठीक अनुवाद किया, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे ही करना था। हाँ, है। और उसको यही बहुत अनुभव है। हुँ, बहुतों ने पसंद किया ये दिल्ली में बोले ये बढ़िया अनुवाद है। चलिए बहुत अच्छा नहीं, लगा, नहीं, बहुत ये आनंद सचमुच अच्छा है। हाँ, ठीक है, फिर और मुलाकात होगी अगली बार और आपसे अनुवाद भी सुनेंगे। जी, अगली बार फिर आपको बुलाएँगे जी, और आपकी अब तो यहाँ पर तो शैली सुनी अनुवाद की, कला कौशल सुना, अब की बार आपसे अनुवाद भी सुनेंगे और आपकी कविताएँ भी। जी, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार। सबको धन्यवाद। नमस्कार।